दुआ ज़ारा केस में बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज एक तो कराची में समाअत हुई, ज़हीर अहमद की आज पेशी थी, वहाँ पर बड़ी अहम चीज़ें सामने आई हैं। और इक़बाल जुर्म के हवाले से भी ख़बरें हैं कि जो ज़हीर अहमद है उनकी जानिब से कोई इक़बाल जुर्म किया गया। फिर आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि ज़हीर की जो वालदा है वो पहली बार मीडिया के सामने आई हैं। 16 अप्रैल से ये केस जारी है, लेकिन कभी वो मीडिया पर सामने नहीं आई, लेकिन आज वो पहली बार मीडिया के सामने आई। ऐसे क्या मजबूरी बनी है कि वो मीडिया पर आई हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और तज़ादात से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वो लोगों के शक व शकूक को मिटाने के लिए आए थे, लेकिन जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ने और ज़्यादा सवालात उठा दिए हैं, बल्कि और वहाँ पर सवालात के जवाब देने भी नहीं दिए गए। बहुत सारे ऐसे सवालात थे मेरे ख़ुद के जिसके जवाबात मुझे वहाँ पर नहीं मिल सके। आज मेरे पास दो बड़ी ख़ास शख्सियात मौजूद हैं जो कि तमाम चीज़ें जो हैं वो आप के साथ शेयर करेंगी। मैडम स्ट्रॉन्ग उज़्मा, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, और अहमद शेर जट साहब, दोनों जो मेरे गेस्ट हैं वो इस केस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं और एक एक चीज़ इस हवाले से जो है वो उसको देखते हैं। पहले मैडम से बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। पहले तो आप ज़रा ये जो हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसको किस तरह से देखती हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, इल्ज़ामात बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं। मेहदी काज़मी पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए हैं, फिर शैला रज़ा पे कि मुझे टॉर्चर तक किया गया। तो क्या कहेंगी, आज एक नया बयानिया जो है वो बनाया गया मेहदी काज़मी के ख़िलाफ़? जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने सुबह एक ब्लॉग देखा था जिसके अंदर यानी कि कुछ उनके क्वेश्चन जो किए जा रहे थे वो आगे से आंसर जो थे उनमें काफ़ी तजादात थे, लेकिन उसके बाद जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर तो देख के यही लग रहा है कि ये एक प्री प्लान जो थी वो की गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसके अंदर जो है वही क्वेश्चन किए गए हैं जिनका वो चाहते थे कि आंसर इधर हो। मैंने खुद भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है कि उसके अंदर वो नहीं यानी कि जवाब नहीं दे रहे थे, जिसके अंदर लोग यानी कि जो क्वेश्चन कर रहे थे उसका वो जवाब कोई और ही दे रहे थे। और आज उन्होंने आके ये कहा है कि आप अभी जो है वो लाइव लें दुआ ज़हरा को, तो उससे सारे क्वेश्चन पूछें। तो 3.25 माह बाद ये ख्याल क्यों आया है कि आप जो है दुआ ज़हरा को जो है लाइव लें और उससे सारे क्वेश्चन पूछें? और मेरे यानी कि दुआ ज़हरा ने मुझे खुद बताया है कि 1.5 करोड़ रुपया मेरे बाप ने जो है वो पेपाल से कमाया है, तो ये आज उनको क्यों याद आया? और फिर तीसरा क्वेश्चन मुझे बड़ा उसमें कंफ्यूज मैं भी हुई जब उन्होंने कहा कि आप जो है वो उनकी यानी कि सुबह जो ब्लॉग आया है ज़हीर की वालदा साहबा ने ये कहा है कि जब आई है दुआ ज़हरा तो हमने उसको डांटा है। हाँ। और ज़हीर ने भी डांटा है कि अपने यानी कि अपने पापा का नंबर दें, हम उससे बात करते हैं। तो उसने हमें नंबर नहीं दिया और 1 महीने तक उसने नंबर नहीं दिया। दोनों यानी कि मीडिया पे फ़ौरन ही केस हाईलाइट हो गया था। रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर चले गए थे मेहदी भाई और साइमा बाजी, तो उसके अंदर जाकर उन्होंने कहा था हमारी बच्ची अगवा हुई है, ठीक है। और उसमें उन्होंने ये कहा कि दोनों सूबों की पुलिस ढूंढ रही थी। मीडिया पे केस हाईलाइट था, 1 महीने तक ये मफरूर क्यों रहे? इन्होंने अपने आप को क्यों पेश नहीं किया? जब उन्होंने अगवा का इनके ऊपर FIR हुई है उसके अंदर फ़ौरन नंबर होता है, इन्होंने क्यों कॉल नहीं की? बच्ची को वापस भी भेजना चाह रहे हैं लेकिन जो है उनको नंबर भी नहीं मिल रहा। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े सवालात खड़े कर देती हैं, जिनके जवाब जो है ना आवाम जो है कौम जानना बड़ा ज़रूरी समझती है। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि रिश्ता जब हम लेके गए हैं तो रास्ते में फिर दुआ ज़हरा का फ़ोन आया, फिर हमने मना कर दिया। उसने कहा नहीं आपने नहीं आना, फिर हमने कहा हम अपने पता नहीं चाचू के घर रुक जाते हैं, कज़न मेरे रिश्ता मांगेंगे। तो बड़ी सारी चीज़ें आज सामने आ रही हैं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करवाने का मकसद क्या था? जबकि बच्ची अब कराची जा चुकी है और सिंध की बच्ची थी, वहाँ पे उसका केस है, वहीं जाएगी। लेकिन इन्होंने आज ये कहा कि हम सिंध हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और बच्ची को जो है ना वो यहाँ वापस, मुझे तो यही लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि बच्ची को वापस पंजाब बुलाया जाए, जो कि मेरे ख्याल में पॉसिबल नहीं। वो एक तो वो बात थी, और दूसरा मैडम नंबर मांग रहे हैं और नंबर इनको नहीं मिला, लेकिन उजलत में निकाह करवा दिया है, लेकर आए और फ़ौरन जो है उसी दिन जज साहब उसी दिन इन्होंने निकाह उसका करवा दिया। तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप भेजना भी चाह रहे थे और फ़ौरन झट से जनाब आपने उसका निकाह भी करवा दिया है। तो आप उनके घर भी गई थी, आपने उनका जो है वो जब किराएदार आप बनकर वहाँ पर गई और दुआ ज़हरा को देखा। अब ये जो सारे यूट्यूबर्स हैं, जो मुझे तो लगता है आज उनकी जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करवाई गई है, तो ये अब क्या चाहते हैं? मतलब ये इतने लोग ये पर्सनल हो गए हैं कि एक तरफ वो
बाप है जो इतनी तकलीफ़ और अजियत से गुजर रहा है, बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब ने ये कानूनी जंग जीती है कि दुआ जो है वो कराची गई है, तो ये अब क्या चाह रहे हैं कि बच्ची को नहीं मिलने देना। बार बार मीडिया पर आकर ये कहते हैं कि जी दुआ कभी भी अपने वालिदैन के पास नहीं जाएगी, तो आपको लगता है कि ब्रेन वॉश किया गया दुआ का? देखें जी, एक 14 साल का बच्चा है, जबकि उसको डिक्लेयर किया गया कि वो माइनर है, ठीक है। अदालतों ने भी अब तो कह दिया है, मेडिकल भी प्रूफ हो गया कि बच्ची माइनर है। 14 साल का बच्चा, आप खुद समझदार हैं, मुझे ये बताएं कि वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद कर सकता है? इतनी बातें ये जो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि उसने कहा कि मुझे मारा गया, उसके बाद मेरे बाप ने 1.5 करोड़ रुपया कमाया है पेपाल से, मैं अगर ज़हीर के साथ न रही तो मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी। तो बच्ची को क्या पता है, यानी कि इतना ये प्यार मोहब्बत जो दिखाया जा रहा है, जो एक लव मैरिज को प्रमोट किया जा रहा है, हम इसकी सख्ती से मजम्मत भी करते हैं। और देखें, मेरी खुद की बेटी है, तो जब एक 14 साल का बच्चा अगर अपने वालिदैन से कहेगा कि मुझे शादी करनी है फलां लड़की, या बच्चा कहता है या बच्ची कहती है, तो आगे से वालिदैन उसको डांटेंगे नहीं, थप्पड़ नहीं मारेंगे, तो क्या करेंगे? क्योंकि हमारा इतना भी हक नहीं है हमारी औलाद के ऊपर। तो इस तरह बच्चियों को प्रमोट करना, इस तरह की लव मैरिज को प्रमोट करना, ये मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है। ये गैर अखलाकी हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है मुल्क जो हमारा, तो उसके अंदर ये बातें हमें शोभा नहीं देती। और अगर ये केस सॉर्ट आउट नहीं होता, जितना ये केस 3.25 माह हो गए, अभी तक इस केस का कोई भी यानी कि सोल्यूशन नहीं निकला। बच्ची अभी भी दारुल मान में है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में है कराची, और वो पुलिस की कस्टडी में है ज़हीर। अभी यकम तक जो भी केस की वो समाअत होगी, कल बच्ची को भी पेश किया जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि देखें अब हालात, पाकिस्तान के हालात अब देखें कहाँ जा रहे हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली हालात जो किस तरह, एक दुआ ज़ारा का केस जो है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नज़रें जमी हुई हैं कि अगर कि ये केस सॉर्ट आउट नहीं होता तो काफ़ी सारे, यानी कि काफ़ी सारी दुनिया जो है, काफ़ी सारे जो माएँ हैं वो परेशान हैं कि बच्चियों को हम किस तरह का ये प्रमोशन दे रहे हैं। तो मेरे नहीं ख्याल में इसको प्रमोट करना चाहिए। हम काज़मी भाई के साथ खड़े हैं। 3.25 माह से मैंने उनकी वालदा का भी इंटरव्यू किया, आप देखा आपने, 3.25 माह से उनकी बच्ची घर से लापता है। तो इनका बच्चा 2 दिन सिर्फ हुए हैं, तो उसके बाद देखें कितना रोना पीटना आ गया, और उनकी बच्ची 3.25 माह से गायब है घर से। उनके बाप और माँ के दिल पे क्या गुजरती होगी। मैं अपने बेटे के साथ ही उनके घर पे गई थी, तो आप ये देखें कि मेरा बेटा मेरे साथ था, तो उसकी साइमा ने पूछा, ये दुआ ज़ारा की वालदा ने, कि ये कौन है? मैंने कहा ये मेरा बेटा है। तो उसको देख के वो रोना शुरू हो गई कि ये मुझे दुआ ज़ारा लगती है, और फ़ौरन से 500 रुपये निकाल के दिए मेरे बच्चे को कि अगर तुम चॉकलेट खाओगे ना तो मुझे ऐसा लगेगा जैसे दुआ ज़ारा खाएगी। आप बिलीव करें कि मैं उस दिन बहुत रोई थी। मेरा बेटा बहुत छोटा से उसकी एज का है, उससे थोड़ा बड़ा हो गया, तकरीबन कुछ 6 माह का फ़र्क लगा रहा। बड़ा रोया मेरा बेटा, मामा इतना उसकी मामा रो रही है दुआ ज़ारा कि मैं आपके बगैर 1 मिनट नहीं रह सकता। और 3.25 माह से एक बच्ची का ब्रेन वॉश करना और उसको अपने माँ बाप के अगेंस्ट करना, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। यानी कि वैसे आपके जो भी इख्तलाफात, ज़ाती रंजिश है, कुछ भी है, यानी कि आप उसके साथ करें, लेकिन आप बच्ची को माँ बाप के ख़िलाफ़ करें और उसके सामने उसके बाप की ज़लालत करें, तजलील करें, और बच्ची जो है वो आगे से हंसे, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। मुझे ये बात बहुत बुरी लगी थी कि एक वकील साहब ही थे जिन्होंने ये बात की कि बच्ची जो है, मैं कहता हूँ कि उसने एक मर्द पसंद किया है, लेकिन आज से 15 साल पहले उसकी माँ ने एक कुग्गू कोड़ा पसंद किया था। ये बात इंतहाई गैर मुनासिब है। जो बच्ची के सामने उसके बाप को गालियाँ देना और उसकी ज़लालत करना, मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है, मैं इसकी यानी कि अपनी, मेरे अगर आप राय लें तो मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ कि आप किसी की बच्ची को उसके सामने यानी कि उसके बाप को गालियाँ दें, ये अच्छी बात है। अच्छा मैडम, आप वहाँ उनके वालिदैन से भी मिली, ये सवालात दूसरे ग्रुप की जानिब से बड़ा बार बार उठाया जाता है कि हाँ मैं करता हूँ कि उन पर तशद्दुद जो है वो किया जाता था जी। ये बहुत सारे लोग अभी तक तजस्सुस का शिकार हैं कि जनाब उन पर तशद्दुद जो है वो उनके वालिदैन करते थे। आप मिली, आपको लगता है कि उनके वालिदैन ऐसे हैं कि वाक़ईतन तशद्दुद करते थे? जी, मेरे चैनल पे उनकी वालदा का इंटरव्यू पड़ा है, अगर आप वो इंटरव्यू देख लें तो उसके अंदर जनाब यही था कि अगर दुआ ज़ारा को हाथ भी लगाते थे ना तो वो डर जाती थी। मामा यानी कि ज़ोर से हाथ तो मारना तो बड़ी दूर की बात है। अब उसने कहा कि मेरी नेक पे निशान पड़े थे, मुझे मारा गया था जब रिश्ता आया था। तो मेरा नहीं ख्याल, उसके जो वालिद हैं
उसकी दोस्ती मोहल्ले के बच्चों से है। अच्छा। यानी कि वो इतने बच्चों के साथ इमोशनली अटैच हैं कि बच्चों को वो बड़ी केयर करते हैं, बड़े वो बच्चों के मामले में ना बड़े वो पॉजेसिव हैं। हाँ, तो sensitive। मेरा नहीं ख्याल कि बच्ची को कभी मारा गया होगा। हाँ, अगर डांटा गया हो, अगर उसने कभी घर में बात की है, बकायदा तशद्दुद करके कमरे में मुझे अलग रख देते थे, वो तो यहाँ तक उसने इल्जाम लगाए हैं जी। उसने उसके इल्ज़ाम लगाने से क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट के ऊपर कौन फोकस करेगा, बिल्कुल। क्योंकि वो माइनर है, वो छोटी बच्ची है, वो कुछ भी कह सकती है। आप उसको यानी कि बच्चे को चॉकलेट वगैरह अगर ना मिले तो इस तरह करता ही है, तो छोड़े, वो बिल्कुल। छोटी बच्ची आपसे कुछ और सवालात करेंगे, और अगर मैडम के हवाले से आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछें, मैडम उसका जवाब देंगी। जट साहब, आज एक नया बयानिया आ गया है, बड़ी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है, पहली बार जो है वो सामने आ गई है उसकी फैमिली। अब क्या होने जा रहा है और आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं? फराज भाई, मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा। मैं ये जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का मशवरा दिया है और जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है, अच्छा। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब से जाफरी साहब मेरे भाई हैं वकील, वो इन लोगों के केस के अंदर शामिल होना शुरू हुए हैं, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अच्छा। क्योंकि उन्होंने हमारी बड़ी मदद की है, और जितना अच्छे तरीके से वो हमें मौका दे रहे हैं इस केस को सही सिमत की तरफ लेकर जाने के लिए, तो मैं समझता हूँ वो पहले किसी ने हमें इस तरह से मौका शायद नहीं दिया। आज भी जाफरी साहब ने वैसे दिया है। एक कुछ चीज़ें तो उनके गोश गुजार करने वाली हैं कि हमारे लीगल एथिक्स या हमारी जो वकालत है वो हमें ये सिखाती है कि अगर हमें किसी अदालत के फ़ैसले से इख्तलाफ हो तो हमने उसको चैलेंज करना होता है। हमारे पास अगर ऊपर कोई फोरम है तो हमने उसको वहाँ चैलेंज करना है, नहीं है रिव्यू के अंदर जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है, उसने ऑर्डर दे दिया है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू फाइल कर देना। बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमने कभी ये नहीं कहना, ये मैं उनकी बात को रिपीट करूंगा कि ये फैसला मुतनाज़ है, हम इस अदालत के फैसले को नहीं मानते। तो ये वकीलों वाली बात नहीं है, ये लॉ प्रैक्टिशनर्स की बात नहीं है। आप एक तो अपने आप को सही करें, ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आपके लिए बड़ी नुकसानदेह होंगी। ये आप उनको मशवरा दे रहे हैं? हाँ, मशवरा दे रहा हूँ। लेकिन वो तो आपके मुखालिफ हैं। नहीं, लेकिन हैं तो वकील हैं, तो इसलिए उनको मशवरा देना ज़रूरी है। दूसरा ये कि जिस तरह पहले दिन से मैं जब से इस चीज़ को देख रहा हूँ ना, तो मेरा ये मानना है कि जब ये लोग बोलते हैं, ये जो ख़ानदान है मुबैना तौर पर गैंग है, लेकिन अब चूंकि ये साबित हो चुका है कि गैंग है, बच्चा इनका इतराफ़ कर चुका है कि मैं बच्ची को वहाँ से उठा के लाया हूँ, अगवा करके लाया हूँ, तो अब इनको गैंग कहने में कोई हर्ज नहीं है, माफिया कहने में कोई हर्ज नहीं है। तो पहले तो मैं इन लोगों को ये क्लियर करूं कि अब तुम लोग अगर हमें बेवकूफ़ समझते हो या सुनने वालों को, देखने वालों को बेवकूफ़ समझते हो, तो वो टाइम गुजर गया है। अब कोई बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है। तुम लोगों ने बड़ी स्टोरियां बनाई, कराची में रिक्शे वाले भी फरिश्ते हैं, टैक्सी वाले भी फरिश्ते हैं, वो मीलों दूर आ जाते हैं बगैर किराए के, हमें वो कभी नहीं नज़र आए, लेकिन वो एक बच्ची को नज़र आते हैं, कम से कम बच्ची, जो बच्ची अपना फैसला भी नहीं कर सकती। आज एक और अदालत उसको बार बार माइनर लिख रही है कि ये माइनर है, और हमें भी ये इशारा कर रही है कि आपने नाम नहीं लेना, आपने इसको माइनर कहना है, आपने इसको नाम से नहीं पुकारना। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ऐसी आप जब स्टोरी सुनाएंगे, और ये इनकी एक साथ तर्जुमान बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने मुझे दिखाई है, शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए कि पहले तुम सिर्फ बाकी जगहों पे पार्टी बनी हो, अब तुम इस तरह के घटिया किस्म के पैंतरे आजमा रही हो कि तुम लोगों को मतलब समझती हो कि लोग बेवकूफ़ बन जाएंगे, फ़ौरन उनको पता नहीं चलेगा किस तरीके से तुम ये सारा कुछ कर रही हो, सिर्फ अपनी उस झूठी प्रोजेक्शन के लिए, अपने उस गलीज़ हरकतों वाले उस एक सेगमेंट के लिए कि जिसके अंदर लोगों की ज़ात के ऊपर बात करनी है, उनकी पकड़ियाँ उछालनी है, उसको प्रमोट करने के लिए सिर्फ इशू को हाइप दे रहे हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इन लोगों ने आज मुझे समझाई है, वो ये समझाई है कि सुनने वालों के लिए और देखने वालों के लिए बड़ा ज़रूरी है, जो लोग इस केस के साथ जुड़े हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि 2 दिन पहले या 1 दिन पहले आप लोग सुन रहे थे कि ये लोग कह रहे थे कि हम तो चाहते ही ये थे कि जनाब दुआ ज़रा चली जाए। आज आपको महसूस हो रहा है कि आग लगी क्यों है। ये जो इस तरह से इनकी दुम के ऊपर पाँव आया है, और ये जो इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की नौबत आई है, तो वो क्यों आई है? क्योंकि दुम पे पाँव आया है और बड़ा शदीद आया है, क्योंकि हाथ से हर चीज़ निकल गई है। जो गलाजत इन लोगों ने यहाँ पे फैलाई, बच्ची के कमसन बच्ची के मुंह से जिस तरह के फ़िक्रे निकलवाए, एक नहायत ही घटिया शक्लो सूरत वाले लोगों को के साथ बिठा कर, कोई लाश है सोफे वाली, कोई ये बोतल नुमा है, और ये जो एक वो कराची से उठ के आ जाता है यहाँ पे मुंह उठा के,
इन लोगों ने जिस तरीके से इस बच्ची के मुंह से, कमसिन बच्ची के मुंह से, कभी उसके वालिदैन के ख़िलाफ़, कभी उसके रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, कभी यूट्यूबर्स के ख़िलाफ़, मीडिया के ख़िलाफ़, हर किसी के ख़िलाफ़ जो गंद फैलाया था, वो अब असल तकलीफ़ ये है, असल जो इनको प्रॉब्लम हो रही है वो ये हो रही है कि अब वो मौका नहीं रहा, अब वो ख़त्म होगी, इनसे छिन गई हैं वो चीज़ें सारी। आपने मुझे आकर बताया था कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैंने इनके हर इंटरव्यू को आज तक एक्सपोज किया है कि वो स्क्रिप्टेड होता था, प्लांटेड होता था, ठीक है, तयशुदा होता था कि इतना बोलेंगे, यही बात करेंगे, सिर्फ यही कुछ होगा। आज मैं नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा सका, आप गए हैं। जी जी, मुझे सिर्फ ये बता दें कि जो आज तक हम इन लोगों के इंटरव्यूज़ को, इन लोगों की डिस्कशंस को ट्रांसक्रिप्ट या स्क्रिप्टेड या उसको प्लांटेड कहते आए हैं, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी स्क्रिप्टेड नहीं थी क्या, प्लांटेड नहीं थी? अपनी मर्ज़ी के लोगों को जिस तरह इन्होंने आज तक कमसिन बच्ची के साथ अपनी मर्ज़ी के लोग बिठाकर उसका मौक़िफ़ जो उसके मुंह में ज़ुबान डालते थे उससे लेते थे। एक मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट पहली दफ़ा गलती से इन लोगों ने बुलवा लिया, और जब उसने इंटरव्यू कर लिया तो उस सही हकीकी जर्नलिस्ट ने वापस आकर सच्चाई बता दी। उसके बाद उन्होंने दोबारा किसी सही जर्नलिस्ट को, सही सहाफ़ी को करीब नहीं भटकने दिया। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो मैं चाहूँगा कि आप भी एक्सप्लेन करें जो आपने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया है कि वहाँ पर आपको भी सवाल नहीं करने दिया गया। जी जी, आपके चैनल को लोग देख रहे होंगे, आप लोग इतनी देर से काम कर रहे हैं, अगर आप जैसे लोगों को वहाँ पे वो बोलने नहीं दे रहा कोई भी बंदा, और वहाँ पे बाकायदा तौर पर लोग मैनेज कर रहे हैं, तो भाई क्यों ना कहें हम गैंग, क्यों ना कहें कि तुम लोग माफिया हो। तुम लोगों ने यहाँ पे पंजाब के अंदर रख के, उसकी माँ क्या कहती है सुबह, केस तो हम लड़ेंगे, केस से नहीं हम भाग रहे, लेकिन केस पंजाब में आ जाए। भाई तुम इतनी दर्जा चारम की और तुम इतनी कमज़ोर औरत हो, कभी तुम कहती हो 13 साल पहले खामद मरा है, कभी कहती हो 12 साल पहले, और कभी कहती हो 11 साल। ये 3 तो मैंने सुनी है, अब एक्चुअली पता नहीं खामद मरा कब है। अगर तुम इतनी कोई अच्छी हो और तुम समझती हो कि हमने वो जो महीना कोशिश की नंबर ढूंढने की, जो तुमने 10वें दिन अदालतों के अंदर सिंध पुलिस के साथ बयानात दिए हैं उसी FIR के अंदर, और वो तुम लोग आज ये बकवास याद कर रहे हो, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम फिर ये कह रही हो कि केस पंजाब में ट्रांसफ़र हो जाए, हम फिर लड़ेंगे। मतलब हमें वहाँ पे जाने में ख़तरा है। किसी की बच्ची को तुम लोगों ने भेड़ बकरी समझा, वो तुम्हारे घर में भूल के आ गई, हमने रख ली, हमने शादी कर ली, कभी वहाँ बिठा दिया, कभी वहाँ बिठा दिया, किसी कूड़े के ढेर के अंदर बिठा दिया, कभी कहाँ बिठा दिया। उससे जो फिक्रा बुलवाना होता था वो बुलवा लेते थे, क्योंकि इनको कोई तर्जुमान मिले हुए हैं ये 2 नंबर टट्टू से, और उन लोगों के साथ बिठा कर इस तरह की घटिया घटिया बातें, वालदैन के ऊपर इल्ज़ामात, पूरी दुनिया के वालदैन शर्मिंदा होते हैं जब वो इल्ज़ामात सुनते हैं। अगर ये सारी हरकतें आपने नहीं करनी थी, आप इतने अच्छे थे, तो फिर तो अभी भी आपको ये कहना चाहिए कि हमारी तो किसी तरह जान छूटनी चाहिए, हमारी तो कोई इंटेंशन नहीं है, हमें माफ़ कर दिया जाए। तुम कहते हो लड़ना भी है, तेरा बेटा वहाँ पे, वो उसकी शक्ल देख के कोई समझ नहीं आती बात, वो गाड़ियों में बैठ के विक्ट्री के निशान बना रहा है, हाँ, और तुम कहती हो मेरे बेटों वहाँ पे बेचारे गए हुए हैं परेशान। और तेरा बेटा तो प्रोटेक्शन में जाता है हर जगह। तेरे बेटे, वो छोटे बेटे को, छोटे से मुंह वाले को, उसको गाड़ी की फ्रंट सीट के ऊपर बिठा के पुलिस लेकर जा रही थी, किसी को उसके पास भटकने नहीं दे रही थी। माँ सिवाय 2-3 जो तुम लोगों ने टिकटें करवा के वहाँ यूट्यूब पर भेजे हैं, उनके अलावा किसी को उसने हाँ या ना नहीं की। उनमें से किसी के कहने पे मुंह से मास्क भी उतारा है। और तुम लोग हमें समझते हो कि हम पागल हैं, हमें समझ नहीं आएगी, हम बेवकूफ़ हैं, हमें बिल्कुल नज़र ही नहीं आता, हमारी आंखें जो है ना वो अजीब सी हो जाती, हमें पता नहीं चलता कि तुम लोग क्या हो, तुम लोग कब कितने घर बदलते हो, कैसे करते हो ये मैनेज, वो तुम लोग नौकरी वोकरी कब करते हो, अकाउंट तुम्हारे फ्रीज हैं, और तुम लोग जाते हो यहाँ से वो मीलों दूर बहावलपुर से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट उठाते हो। और तुम लोग आज, वो जाफरी साहब कहते हैं कि मैं सिंध हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानता, 7 रीज़न दिए। हाँ, रीज़न ये दिया कि जब एक हाईकोर्ट फैसला कर देती है तो फिर वो हाईकोर्ट नहीं सुनती। हाँ, उस वक्त तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम ये क्यों नहीं लोगों के सामने बताते कि इन लोगों ने लाहौर हाईकोर्ट को कितना चूना लगाया, लाहौर हाईकोर्ट को कितना धोखा दिया, एज ए टूल यूज़ किया। लाहौर बेंच से लेते हो बेल, उसके बाद भावलपुर से जाते हो, वहाँ से खारिज हो जाती है, और मुल्तान में जाके बताते भी नहीं हो और बेल लेके चले जाते हो। उस वक्त तुम वकील नहीं थे, उस वक्त तुम्हें पता नहीं था, तुम्हारे मुंह से ही तो मैंने सुनी है ये सारी बातें। तुमने ही तो मुझे बताया है अपने लाइव के अंदर बैठकर, और मैंने जाके तुम्हारा डेटा निकाला है। उस वक्त तुम्हें नहीं पता था कि ये अगेंस्ट द लॉ काम है। और आज जब एक आईनी अदालत फैसला पास करती है तो तुम्हें किसी ने ये समझाया नहीं है यार वकालत के अंदर
कि अदालत के फैसलों के साथ इख्तलाफ तुम्हें है तो उसका तरीक़ेकार उसको चैलेंज करने में है, ना कि तुमको मुतनाज़ फैसला है मैं उसको मानता नहीं। वो कौन हो तुम भाई? तुम नहीं मानोगे? कैसे हो? कैसे नहीं मानोगे? तुम्हें पता है कि वो एक आईनी अदालत है, उसका डिवीज़न बेंच है, कैसे नहीं मानोगे? और प्रेस कॉन्फ्रेंसिस के अंदर इस तरह का काम करना, इस तरीके से अदालतों के बारे में बात करना और उठा के ले आए हैं वो छोटे छोटे बच्चे इकट्ठे करके, ये जो काम प्रेस क्लब के अंदर जाके इन्होंने किया, पहली बात तो ये कि वो मैं अभी आपको मैं चाहूँगा कि आप अपने लोगों को बताएं कि वो इन्होंने आज भी मुकम्मल नहीं किया, लेकिन ये जो काम आज किया है ये पहले क्यों नहीं किया? जब हम कहते थे कि भाई इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं ना कि आप उस बच्ची के साथ उसको प्रेशराइज कर रहे हो, अरशद अली ने कहा है, हमने नहीं कहा, पहले हमारी तो डायरेक्टली मुलाकात नहीं हुई। अरशद अली मेन स्ट्रीम मीडिया का जर्नलिस्ट है, कोर्ट रिपोर्टर है, लोगों को चलते फिरते जजों के रिमार्क से, जजों के अंदाज से समझ जाता है कि ये जज इस तरह फैसला देगा। वो जाकर कह रहा है कि जी मैंने वहाँ देखा कि जो ज़हीर कहता है वही दुआ बोलती। अच्छा, ये उसके अल्फाज, हमारे नहीं।